हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसे सिंपल पास्ट टेंस के नाम से भी जाना जाता है। चलिए प्रारंभ करते हैं। ये स्टोरी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टेंस होता है, इसलिए विद्यार्थियों को बहुत ध्यान से इसको समझना चाहिए और इसके नियम बहुत सही तरीके से पढ़ने चाहिए। चलिए प्रारंभ करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं पहचान। किसी भी टेंस को अगर पढ़ना होता है तो सबसे पहले हम उस टेंस की पहचान देखते हैं। तो इसमें देखिए क्या निकलता है। इसमें 3 पहचान होती हैं, एक पहचान नहीं होती, इसमें होती है 3। तो तीनों पहचान पर हम धीरे धीरे ध्यान देंगे क्या होती हैं। कहते हैं कि ताथा तीथी तेथे, एक पहचान ये होती है। दूसरी होती है आथा इथी एथे, आथा इथी एथे। या और एक तीसरी पहचान होती है आ ई ए आदि। ठीक है, तो आप पूरा कैसे बोलेंगे। आप बोलेंगे कि इन वाक्यों की क्रियाओं के अंत में ताथा तिथि तेथे अथवा आथा इथि एथे या आ ई ए आदि शब्द आते हैं। देखते हैं, पहला उदाहरण देखते हैं इसमें कि तुमने मुझे एक कलम दिया। तो आप लास्ट में देखिए जाकर के, यहाँ लिखा दिया, या मतलब लास्ट में निकल रहा है आपका आ, यानी ये वाली पहचान आपकी निकल रही है। ठीक है, ठीक है। तुमने मुझे एक कलम दिया था, तब भी आपका यही आथा पहचान निकल आती। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि इसमें आ पहचान निकल रही है, इसलिए कौन सा टेंस हो जाएगा, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट हो जाएगा। ठीक है, टेंस पहचानने के बाद हम सेंटेंस बनाने का प्रयास करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या करते हैं, कौन सा सेंटेंस पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो आपको मालूम होना चाहिए कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि सबसे पहले लगाते हैं इसमें सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में आपका आएगा इसमें वर्ब, वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज किया जाएगा, तो इसमें सेकंड फॉर्म का यूज किया जाएगा। और सेकंड फॉर्म यूज करने के बाद आप यूज करेंगे ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद आपको यूज करना पड़ेगा अदर वर्ड। अदर वर्ड लगाने के बाद आपको फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए प्रारंभ करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। एग्जाम्पल आपका है, ऊपर से देखते हैं कि तुमने मुझे एक कलम दिया। तो इसमें देखेंगे कि सबसे पहले सब्जेक्ट पहचानेंगे। तो किसने मुझे एक कलम दिया, तो आपका उत्तर आ जाएगा तुमने। तो आपका सब्जेक्ट क्या हो गया, तुमने। तुमने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यू। यू लगाने के बाद आपको क्या करना है, वर्ब ढूंढनी है। वर्ब हमारी जो होगी पहचान के साथ ही छिपी होती है। पहचान हमारी या आ, तो आ के पहले लिखा है द, यानी दिया। दिया मतलब देना की क्या होती है इंग्लिश, तो आप बोलेंगे देना की होती है गिव। तो सेकंड फॉर्म इसकी क्या होती है, गेव। गिव, गेव और गिवन होता है। ठीक है, तो हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज कर ली, गेव। फिर आपसे पूछा किसको दिया, क्या दिया, तो आप बोलेंगे पहले बोलेंगे मुझे। ऑब्जेक्ट आप ढूंढेंगे। ऑब्जेक्ट हमारा क्या इसमें, मुझे भी है और एक कलम भी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये 2 प्रकार के ऑब्जेक्ट, आपको ऑब्जेक्ट के विषय में थोड़ा जानकारी दे देते हैं कि ऑब्जेक्ट आपके होते हैं 2 प्रकार के। एक होते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जिसमें निर्जीव वस्तुएं वगैरह आती हैं, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिसमें आती हैं सजीव वस्तुएं। तो प्रायोरिटी किसको दी जाती है, प्रायोरिटी आपकी दी जाती है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। तो सबसे पहले हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगा लेंगे मी। ठीक है, फिर क्या दिया, तो एक कलम दिया। तो एक कलम की क्या हो जाएगी, आ पेन। तो पूरा सेंटेंस क्या बन जाएगा, यू गेव मी अ पेन। कभी कभी कुछ अपवाद वाले वाक्य हो जाते हैं जिसमें पूछ दिया जाता है आपसे कि उसने तुम्हें कलम दिया तो था। तो आपका इसमें आ रहा तो आ रहा है। तो वाले वाक्यों में क्या करते हैं कि इनको कैसे बनाया जाता है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जो हेल्पिंग वर्ब हम नेगेटिव सेंटेंस में यूज करेंगे, वो हेल्पिंग वर्ब आपको पॉजिटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस में ही यूज कर देनी होगी। जैसे कि देखते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, तो आपको याद रखना पड़ेगा इसमें डिड लगती है। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले सब्जेक्ट यूज कर लिया ही, फिर तुरंत सहायक क्रिया यूज कर ली डिड, उसके बाद डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है गिव। फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, तुम्हें क्या यू, क्या दिया, एक कलम। तो आप क्या करेंगे, आ पेन लगा देंगे। तो आपका हो जाएगा ही डिड गिव यू अ पेन। तो वाले वाक्य अगर आपके आ जाते हैं तो वाले वाक्य बनाने के लिए आपको सब्जेक्ट के साथ में सहायक क्रिया यूज कर देनी पड़ेगी उसी टेंस की। आप आगे देखेंगे हैबिचुअल एक्शन वाले पूछते हैं, आदत प्रकट करने वाले। ठीक है, वह ऐसा काम किया करता था। ठीक है,
मोहन पेड़ के नीचे बैठा करता था, मोहन ताश खेला करता था, ठीक है, या दादाजी ताश खेला करते थे, इस तरीके से। तो ऐसे वाक्यों में क्या करेंगे आप, सब्जेक्ट लगाने के बाद दो सहायक क्रिया इसमें होती है, या तो वुड का प्रयोग करें या यूज्ड टू का। पहले भूतकाल में मतलब पुराने जमाने में क्या किया जाता था, सबसे पहले ये वाली हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती थी। और मॉडर्न में आप क्या करेंगे, वुड भी यूज कर सकते हैं। तो एक और जब हेल्पिंग वर्ब यूज कर लेंगे तो इसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, फिर आपका ऑब्जेक्ट लगता है और फिर अदर वर्ड लगते हैं। वाक्य देखते हैं कि वह मुझे कहानियां सुनाया करती थी। तो सुनाया करती थी मतलब सुनाने की, कहानियां सुनाने की क्या थी, उसकी आदत थी। तो आपने देखा कि इसमें आदत व्यक्त हो रही है, तो सहायक क्रिया इसमें आप वुड या यूज्ड टू यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है, कौन कहानियां सुनाया करती, तो आप बोलेंगे वह। तो वह की क्या हो गई, सी के बाद में वुड या यूज्ड टू में से एक लगा दें, तो कोई भी लगा दीजिए इसमें से, ठीक है। मान लिया हमने वुड लगा दिया। वुड के बाद आपको लगाना है मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, लास्ट में पहचान, उसके बाद सुनाना। सुनाना की क्या होती है आपकी, टेल, ठीक है। तो टेल लगा लिया, कहानियां सुनाने के लिए टेल लगाया जाता है, ठीक है। तो फिर किससे सुनाते थे, मुझे की क्या हो गई, मी, और क्या सुनाती थी, कहानियां। तो सी यूज्ड या सी वुड टेल मी स्टोरीज, उसके बाद आप लगा देंगे फुल स्टॉप, ठीक है। और जैसे बोलचाल की भाषा में आप यूज करते हैं वाक्य, वो भी आप इसी सेंटेंस में, कि मैंने तुम्हें बहुत याद किया, तो आप क्या बोलेंगे, आई मिस्ड यू सो मच या टू मच। बहुत ही ज्यादा याद करेंगे तो उसके लिए लिखेंगे टू मच, ठीक है। तो आई मिस्ड यू टू मच, ठीक है। चलिए उसके बाद हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। चलिए देखते हैं आगे। तो अब पढ़ेंगे हम नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो देखते हैं स्ट्रक्चर के बारे में, सबसे पहले समझते हैं स्ट्रक्चर क्या होगा नेगेटिव सेंटेंस का। तो आप सबसे पहले क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट लगाने के बाद में आपको क्या यूज करना है, डिड, और डिड के बाद क्या यूज करना है, नॉट, और नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट यूज करना है, फिर अदर वर्ड यूज करना है, उसके बाद आपको लगा देना है फुल स्टॉप, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब के रूप में आपका डिड यूज हो रहा है, ठीक है। तो डिड सभी सब्जेक्ट के साथ प्रयोग करेंगे, इसमें एक वचन बहुवचन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो एक एग्जांपल देखते हैं। सामान्य बोलचाल की भाषा में आप सेंटेंस बोलते हैं कि तुमने मुझे बिल्कुल भी याद नहीं किया, तो आप क्या बोलेंगे, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू, ठीक है। उसके बाद हम सहायक क्रिया लाएंगे डिड, फिर क्या लाएंगे, नॉट, नॉट के बाद वर्ब, वर्ब क्या हमारी है, याद करना, याद करना की क्या होती, मिस, ठीक है। और फिर ऑब्जेक्ट लगे, ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, मुझे की क्या हो जाती, मी हो जाती है। और फिर बिल्कुल भी के लिए लगा देंगे हम एट ऑल, तो आपका हो जाएगा यू डिड नॉट मिस मी एट ऑल, ठीक है। और दूसरा देखते हैं, उसने मेरा काम कभी नहीं किया। ये वाक्य कभी नहीं की इंग्लिश क्या होती है आपकी, नेवर। यहां पे लिख सकते हैं हम कभी नहीं, और कभी नहीं के लिए यूज किया जाता है नेवर, ठीक है। जिन वाक्यों में नेवर लग जाता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में या सिंपल पास्ट टेंस में, तो आप समझ लीजिएगा उस वाक्य को हम अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग बनाने का प्रयास करते हैं। उसमें हम डिड सहायक क्रिया नहीं लगाते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है अफर्मेटिव सेंटेंस में, स्ट्रक्चर में क्या होता है, सबसे पहले लगाते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया ही, और उसके बाद तुरंत हम लगा देंगे कभी नहीं की अंग्रेजी, कभी नहीं की क्या हो जाएगी, नेवर, नेवर के बाद हम क्या करेंगे, सेकेंड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, ठीक है। तो वर्ब यहाँ पे क्या है, करना, करना की क्या होती है डू, और डू की सेकंड फॉर्म क्या होती है डिड। तो यहाँ पे डिड मेन वर्ब के रूप में प्रयोग की गई है और हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग नहीं की गई है, ठीक है। तो आपने लगा दिया यू नेवर डिड। अब ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, मेरा काम, तो आप बोलेंगे यू नेवर डिड माई वर्क, ठीक है। तो नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट सेंटेंस है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो स्ट्रक्चर पढ़ेंगे वो फर्स्ट टाइप सेकंड टाइप का अलग अलग हम पढ़ेंगे। फर्स्ट टाइप में आप क्या करेंगे, सबसे पहले यूज करेंगे डिड, डिड के बाद आप क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, फिर क्या यूज करेंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद क्या यूज करेंगे अदर वर्ड, और उसके बाद यूज करेंगे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप में जो भी वाक्य प्रारंभ होंगे वो क्या से प्रारंभ होंगे, ठीक है।
तो क्या उसने तुम्हें बुलाया था, ये भी वाक्य बोलचाल की भाषा में, क्या तुम माता जी ने तुम्हें बुलाया था, क्या पिताजी ने तुम्हें बुलाया था, ऐसे वाक्य हम दिनचर्या में प्रतिदिन में हम बोलते रहते हैं। इसलिए यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या उसने तुम्हें बुलाया था। तो आपने देखा सबसे पहले आ रहा क्या के लिए आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या यूज करेंगे, डिड। ठीक है, डिड लगाने के बाद आपको सब्जेक्ट। ठीक है, तो सब्जेक्ट आपका इसमें क्या है, किसने तुम्हें बुलाया, तो आप बोलेंगे उसने तुम्हें बुलाया था। तो उसने आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट। और उसने की अंग्रेजी क्या होती है, ही। ठीक है, अब आपसे कैसे लड़का है या लड़की है ये आप कैसे कन्फर्म करेंगे, किसने आपको बुलाया, लड़की ने बुलाया या लड़के ने। तो आप ये देंगे जब जेंडर की बात होती है तो आप ध्यान रखिएगा, जब कन्फर्म ना हो कि कौन सा जेंडर है वहां पे आप हमेशा मैस्कुलिन जेंडर ही मानेंगे। इसलिए यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, ही। ठीक है, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब हमने बताया था जो पहचान छिपी होती है उसी के बाद बुला, और उसमें लगा दीजिए ना। तो बुलाना की क्या होती है आपकी, काल। और काल के बाद में ये आपकी मेन वर्ब लगा, मेन वर्ब के उल्टा ही वाक्य बनाते चले आइए। तो अब क्या रह गया, ऑब्जेक्ट रह गया। इसमें ऑब्जेक्ट आपका क्या है, तुम्हें की क्या होती, यू। ठीक है, उसके बाद हम क्या लाएंगे, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो डिड ही कॉल यू। नेक्स्ट पढ़ते हैं सेकंड टाइप में। तो सेकंड टाइप में आप क्या यूज करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड यूज करेंगे। क्वेश्चन वर्ड के बाद में आप लगाएंगे इसमें सब्जेक्ट, डिड के बाद लगाएंगे सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर क्या लाएंगे हम, ऑब्जेक्ट के बाद में अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क। यदि आपको इंट्रोगेटिव में नॉट का प्रयोग करना नहीं का तो आप ध्यान रखेंगे, उसको हम अगर यूज करना चाहेंगे तो हम उसको सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं कि आप बोलते हैं कि उन्होंने तुम्हें कैसे पीट दिया, जैसे मित्र, आपके मित्र पीट दिए गए किसी के द्वारा, या आपने, तो आपको किसी ने पीट दिया, तो इस तरीके से आप क्या बोलेंगे, उन्होंने तुम्हें कैसे पीटा। आप पूछेंगे उनसे जाकर के, तो आप अंग्रेजी में बोलेंगे वहां पर, तो कैसे बोलेंगे, उन्होंने तुम्हें कैसे पीटा। तो आप पहले टेंस पहचाने, टा मतलब आ ये निकल आया, तो कौन सा टेंस हो गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, उसके बाद हम सेंटेंस पहचानेंगे कैसा सेंटेंस है। तो आप देख रहे हैं इसमें क्वेश्चन मार्क लगा है, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जाएगा। और फिर टाइप देखने का प्रयास करेंगे कि फर्स्ट टाइप का है कि सेकंड टाइप का। ठीक है, तो आपने देखा जब वाक्य क्या से प्रारंभ होता है तो आपका होता है फर्स्ट टाइप का, लेकिन यहाँ पे वाक्य प्रारंभ हो रहा है उन्होंने से और क्वेश्चन मार्क भी लगा, इसका मतलब वाक्य में कहीं ना कहीं क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग जरूर किया गया होगा। तो आप देखेंगे इसमें क्वेश्चन वर्ड की तलाश करेंगे, तो आप देखें इसमें लिखा है कैसे, और पिछले वीडियो में हमने आपको क्वेश्चन वर्ड लिखाए थे, तो आप देख सकते हैं उस वीडियो को जाकर के। ठीक है, तो इसमें क्या करें, कैसे की इंग्लिश क्या होती है आपकी, हाउ लगाने के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है, डिड के बाद सब्जेक्ट लगाना, सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, उन्होंने की क्या हो जाएगी, दे। ठीक है, फिर लगाएंगे वर्ब हमारी क्या, पहचान के साथ पीटना। ठीक है, पीटना की क्या हो जाएगी, बीट। ठीक है, और बीट के बाद में अब लगाएंगे ऑब्जेक्ट हमारा क्या, तुम्हें की क्या हो जाएगी, यू। तो हो जाएगा हाउ डिड दे बीट यू। जैसे आपका यहाँ पे बीट आ गई, बीट एक बीट होती BEET, ये बीट माने होता है चुकंदर। ठीक है, और दूसरा ये जो बीट माने होता है, बीट माने क्या होता है, पीटना होता है, और बीट माने होता है आपका धड़कना। बीट में ऐसा धड़कन के लिए भी यही आपका लगता है। ठीक है, तो बीट के मीनिंग आप ध्यान रखेंगे, BEET हो जाता है तो बीट माने चुकंदर हो जाता है आपका, और बीट BEAT होता है, बीट माने क्या होता है, पीटना, और बीट माने धड़कना है। ऐसे इंग्लिश गाने सुनिए तो बोला था माई हार्ट इज बीटिंग कीप सम रिपीटिंग, इस तरीके से बोला जाता है। ठीक है, तो वहां पर आप उसके हिंदी इंग्लिश गानों के हिंदी अर्थ आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो वहां पर बीट माने क्या होता है, धड़कना है। ठीक है, तो आप समझे होंगे कि उन्होंने तुम्हें कैसे पीटा। ठीक है, तो हाउ डिड दे बीट यू आप इंग्लिश में बोलेंगे, फिर हालचाल आपको बताएंगे। ठीक है, आपके आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा है कि तुम्हें आज किसने बुलाया। यह भी वाक्य बहुत ज्यादा बोला जाता है, तुम्हें आज किसने बुलाया। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि क्वेश्चन वर्ड निकालेंगे। क्वेश्चन वर्ड हमारा क्या है, किसने की क्या होती है, हु जिस वाक्य में लग जाता है तो हु का जो स्ट्रक्चर होता है वो आप या तो पॉजिटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर से बनाएंगे या नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर से बनाएंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर वाक्य में ये अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर में लगेगा। तो सबसे पहले हु एज ए सब्जेक्ट भी काम करता है, इसलिए यहाँ पे सब्जेक्ट लग गया हमारा, ये आपका हो गया हु के बाद में अब सब्जेक्ट लगा लिया तो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। मेन वर्ब क्या है, बुलाना की क्या होती है,
आपको मालूम है बुलाना की होती है आपकी काल। काल की सेकंड में क्या हो जाएगी? कॉल्ड। ठीक है, आप उल्टे बनाते चले, इसमें किसने की लग चुकी है, आपका की लगी, तुम्हें की और फिर आज के। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा? तुम्हें, तुम्हें की क्या हो जाएगी? यू, और अदर वर्ड में क्या चला जाएगा? आज। तो टुडे, तो हु कॉल्ड यू टुडे। तो ध्यान रखिएगा हु वाले वाक्य जो हैं वो हमेशा पॉजिटिव या नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर से ही बनाए जाते हैं। आशा करते हैं आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें और वीडियो को शेयर भी करें। धन्यवाद।